प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, वर्ष 2022 में भारत ने अनेक क्षेत्रों में पूरी क्षमता के साथ किया विकास। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दुर्ग जिले के दैमार में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा कि प्रदेश में सभी समुदायों के विकास के लिए हो रहे हैं प्रयास। और दुनिया भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रभु यीशु के जन्मदिन का त्योहार क्रिसमस। जशपुर के ऐतिहासिक चर्च में किया गया है विशेष आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2022 में अनेक क्षेत्रों में पूरी क्षमता के साथ कार्य किया है। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए 220 करोड़ रुपए से ज्यादा के टीके लगाने का कीर्तिमान भी बनाया है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि वर्ष 2022 में कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा अन्य सभी संस्थानों ने भी मिलजुल कर कार्य किया। ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल भी रही। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष की कुछ बड़ी सफलताओं ने विश्व भर में भारत को विशेष स्थान दिलाया है। विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जीकर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए चलाए जा रहे नमामि गंगे अभियान में देशवासियों की जिम्मेदारियों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस नदी का स्वच्छ रखना केवल सरकार का कार्य न होकर देश के सभी नागरिकों का दायित्व भी होना चाहिए। तभी देश के सभी सामूहिक शक्ति का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे मिशन को पारिस्थितिकी प्रणाली बहाल करने के संबंधित 10 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल किया है। कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सबको सम्मिलित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में उन्होंने सिक्किम के थेगू गांव के निवासी संगे शेरपा का उदाहरण दिया, जो पिछले 14 वर्षों से 12,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पर्यावरण संरक्षण के कार्य में जुटे हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे प्रयास देश के विभिन्न भागों में भी करने की आवश्यकता है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी समाधि सदैव अटल पर जाकर दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का। अगर आज वो होते तो 98 वर्ष के होते। खैर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विशाल व्यक्तित्व उम्र के नंबरों से कहीं परे और विराट है। उनका राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा का रहा। नेतृत्व क्षमता ऐसी जिसमें भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों से शुरुआत कर केंद्रीय सत्ता हासिल की। साल 1984 में भाजपा को लोकसभा में 2 सीट ही हासिल हुई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर सीट से खुद चुनाव हार गए थे। लेकिन साल 1999 में वाजपेयी के ही नेतृत्व में देश में एक गठबंधन सरकार बनी। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनकी सहज स्वीकार्यता इतनी थी कि विपक्षी भी उनके मुरीद थे। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद साल 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनकी सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी और 13 दिन में ही गिर गई। उसके बाद साल 1998 में उन्होंने एक बार फिर सरकार का गठन किया, लेकिन आपसी खींचातान और गठबंधन की राजनीति की उठापटक में ये सरकार 13 महीने का कार्यकाल ही पूरा कर सकी। साल 1999 सितंबर-अक्टूबर में मध्यावधि चुनाव हुए और तीसरी बार वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उन्होंने इस बार साल 2004 तक का न सिर्फ कार्यकाल पूरा किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने दिखा दिया कि जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच लोकतंत्र की मर्यादाएं और नैतिकता को बनाए रखा जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में अटल जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही सामाजिक सद्भाव रहा है। उन्होंने कहा कि संत कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बाबा गुरु घासीदास ने सभी मनुष्यों को एक समान बताकर पूरी दुनिया को भाईचारे का संदेश दिया। दुर्ग जिले के दैमार गांव में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए सभी समुदायों के विकास का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में विकास के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में भी विकास की नई ऊंचाई को स्पर्श किया गया है। यही वजह है कि आज देश के तेजी से विकास करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने विशेष पहचान बनाई है। यहां नए चिकित्सा महाविद्यालय विभिन्न जिलों में खोले जा रहे हैं। इसी तरह स्वामी आत्मानंद स्कूल की श्रृंखला भी पूरे प्रदेश में शुरू की गई है। कबीर जी, गुरु नानक देव और हमारे छत्तीसगढ़ में जिन महापुरुष जिन जन्म लिए तेला बहुत सम्मान के साथ हमन गुरु घासीदास कही था, जिन्हा सत्यली ईश्वर मानिस, जिन ये बताइस कि मनखे मनखे एक समान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु घासीदास ने भी मनुष्य के विकास के लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की बात कही थी। आज उनके सिद्धांतों को हम नए सिरे से आत्मसात करने के लिए आवश्यकता है। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व विधायक प्रदीप चौबे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेने के लिए पूर्वाभ्यास करने को पत्र लिखा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य कोविड प्रबंधन में तैयारियों को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और बिस्तरों की क्षमता के अलावा अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा स्टाफ का अवलोकन भी किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक एम्बुलेंस और वेंटिलेटर सहित
इलाज के अन्य साधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। पत्र में लिखा गया है कि यह पूर्वाभ्यास जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के परामर्श से किया जाना चाहिए। केंद्र द्वारा भेजे गए इस पत्र के अनुपालन में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों ने अपने अपने क्षेत्र में आज स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पूर्वाभ्यास किया। इस मौके पर कलेक्टरों ने अपने जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी की। इस बीच छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1100 से अधिक सैंपल्स की जांच की गई है। इनमें एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। इस समय प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज मौजूद नहीं है। वहीं प्रदेश में केवल 7 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 6 मरीज रायपुर जिले में और 1 मरीज दुर्ग जिले में है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आज दुनिया भर में क्रिसमस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के विभिन्न नेताओं ने क्रिसमस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि क्रिसमस का यह विशेष दिन समाज में सद्भाव और उल्लास की भावना को प्रदर्शित करता है। प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी रायपुर के बैरन बाजार स्थित सेंट जोसेफ चर्च सहित अन्य गिरजाघरों में आज सुबह से ही प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। उधर जशपुर जिले में इस बार विशेष उत्साह देखा जा रहा है। जिले के कुनकुरी में निर्मित एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण लोगों को घर पर ही रहकर त्योहार मनाना पड़ा था, लेकिन इस बार कोरोना की स्थिति नियंत्रित होने के कारण लोग बड़ी संख्या में चर्च आ रहे हैं। इस संबंध में जशपुर के बिशप एमेन्युअल कैरकट्टा ने बताया कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चर्च में प्रार्थना सभाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। चूँकि अभी 2 वर्ष क्रिसमस को मनाने के लिए लोगों में काफ़ी प्रकार से निराशा थी। चूँकि अभी लॉकडाउन समाप्त हो गया, कोरोना काल लगभग समाप्त है, तो सभी पल्लियों में बढ़ चढ़ के तैयार हो रही है। और जैसे मेरे पास अभी मैसेज आ रहा है धर्म प्रांत के हर पल्ली से कि वे तो इस बार बहुत ही सही तरीके से और योजनाबद्ध इस क्रिसमस को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ में और एक मैसेज जोड़ते जा रहे हैं कि हमको तब हमारे इर्द के जितने भी हमारे दूसरे धर्मावलंबी हैं उनको भी हम साथ में लेने का प्रयास करेंगे। और जो उस क्षेत्र के हैं तो जितने भी जाति के जो अगुए लोग हैं उनके साथ मिलकर अपने क्रिसमस के संदेश को देने का प्रयास करें। गौरतलब है कि कल रात से ही कुनकुरी के गिरजाघर में यीशु मसीह के जन्मोत्सव की तैयारियां होने लगी थी। आज सुबह प्रार्थना सभाओं के साथ कैरल गायन भी किया गया। चर्च के बाहर प्रभु यीशु के जीवन पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी क्रिसमस का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल बीआईटी दुर्ग के रजत जयंती समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवावस्था अपने भविष्य को निखारने का स्वर्णिम समय होता है। उन्होंने कहा कि बीआईटी में नवाचारों को हमेशा प्रोत्साहन दिया जाता है। यही वजह है कि 36 वर्षों से यह संस्थान लगातार अपनी छवि को कायम रखने में सफल रहा है। कार्यक्रम में बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे ने भी 1997 बैच के विद्यार्थी के रूप में हिस्सा लिया। सिल्वर जुबली कार्यक्रम में पूर्व छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। भिलाई इस्पात संयंत्र के पीडीएस विभाग द्वारा ब्लास्ट फर्नेस और कोक ओवन विभाग से निकलने वाली अवशिष्ट गैसों के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल इस पहल से पिछले 3 वर्षों में संयंत्र प्रबंधन ने बिजली उत्पादन से करीब 200 करोड़ रुपए की बचत की है। संयंत्र के इस प्रयास की उद्योग जगत में काफी सराहना हो रही है। संयंत्र के अधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए संयंत्र के अन्य विभागों में भी इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कबीरधाम जिले में एक गुमशुदा व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि गुमशुदा व्यक्ति के साथ आरोपी का विवाद हुआ था। इसके बाद मारपीट के दौरान गुमशुदा व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। बीजापुर जिले के बांगपाल इलाके में एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से इसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना में 10 से अधिक व्यक्ति घायल भी हुए हैं। इनमें से गंभीर रूप से घायल
3 यात्रियों को दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 अन्य यात्रियों का इलाज नेलसनार के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।